हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल इनकम के 8 ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। और डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है गिविंग रीजंस क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट्स। आपको बताना है कौन सा इनमें से इंटरमीडिएट है, कौन सा इनमें से फाइनल है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। मैं आपको समझाया था। देखो बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनके दो पर्पस होते हैं। ठीक है, दो पर्पस के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को लिया जाता है। पहला होता है वैल्यू एडिशन, अगर आपने कोई वैल्यू ऐड की है वो, या फिर वो आप रीसेल के पर्पस से खरीद रहे हो। अगर आप कोई भी ऐसी चीज खरीदते हो जिसको आप रीसेल करोगे तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, या फिर उसमें आप कोई वैल्यू ऐड करके आगे बेचोगे तो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। जैसे आपने ब्रेड खरीदी है, ब्रेड पकौड़ा बना के बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। क्या हो गए बच्चों? इंटरमीडिएट गुड्स हो गए वो। अब आता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स के भी दो ही पर्पस होते हैं, दो पर्पस के लिए फाइनल गुड्स लेते हैं। या फिर ये कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं, या फिर ये कंजम्पशन पर्पस के लिए होते हैं, या फिर ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं। इन दो पर्पस के लिए हम लोग फाइनल गुड्स को खरीदते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसे खरीदी, जैसे ब्रेड खरीदी आप लोगों ने खाने के लिए, खुद के खाने के लिए ब्रेड खरीदी है, तो वो क्या हो गया? कंजम्पशन पर्पस हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। या फिर आपने कंप्यूटर लिया है, लैपटॉप लिया है अपने ऑफिस में सेटअप करने के लिए, तो वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस हुआ, वो भी फाइनल गुड्स हुए। समझे मेरी बात को कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर परचेज बाय अ स्कूल। भाई कंप्यूटर अगर स्कूल ने परचेज किया है तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हुआ, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, यानी कि फाइनल गुड्स हो गए। कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय स्कूल कैंटीन, स्कूल कैंटीन ने कोल्ड ड्रिंक लिए, स्कूल कैंटीन वाले अगर कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो बच्चों वो रीसेल के पर्पस के लिए लेंगे, उसको वो रीसेल करेंगे मार्केट में। क्या कर देंगे उसको बच्चों? रीसेल कर देंगे। तो ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया ये इंटरमीडिएट हो गया। पहले वाला फाइनल था, दूसरे वाला इंटरमीडिएट। समझ आई मेरी बात आप लोगों को? मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो वैल्यू एडिशन के लिए होते हैं या रीसेल के लिए होते हैं, ना। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो कंजम्पशन के लिए होते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। तो इजीली आप लोगों ने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। अगर फिर भी दिक्कत आएगी तो कमेंट करके बताना। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिविंग रीजंस एक्सप्लेन हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? सरल भाषा में बोलो, इजीएस्ट लैंग्वेज में बोलो तो डोमेस्टिक इनकम में आप ऐड कर दो जो पैसे आपने बाहर के नेशन से कमाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझो मेरी बात को? आप डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई ऐड कर दो, नेशनल इनकम आ जाएगी आपके पास। भाई जो पैसा आपने अपनी बाउंड्री में कमाया, अपने इंडिया में कमाया, और जो पैसा आपके लोगों ने बाहर के नेशन में कमाया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कमाया, उन दोनों को ऐड कर लो, आ जाएगी भाई नेशनल इनकम। सिंपल सी बात है ना। तो ये आपसे पूछा है कि इसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर कोई भी फैक्टर इनकम है, क्या है बच्चों? फैक्टर इनकम है, जो आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, वो नेशनल इनकम में काउंट होते हैं। अगर कोई ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। जैसे कि पॉकेट मनी दे दिया आपके फादर ने आपको, या किसी से आपको स्कॉलरशिप मिल गई, वो सब ट्रांसफर इनकम्स होती है, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। फैक्टर इनकम हो गया, आपने मेहनत से पैसे कमाए, सैलरी मिली, वेजेस मिली, वो सब फैक्टर इनकम होती है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। यहाँ पूछ रहा है पेमेंट ऑफ पॉकेट मनी बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स ने पॉकेट मनी दी है, तो बच्चों ये ट्रांसफर इनकम हो गई और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। दूसरा पूछ रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। एक बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट को, बॉस ने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया। भाई इंटरेस्ट मत दे, जितने पैसे लिए उतने दे दियो, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एक बॉस जो होता है, अगर वो एम्प्लॉय को किसी भी तरह का बेनिफिट देता है तो उसको हम बोलते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने शुरू से आप लोगों को ये बताया कि नेशनल इनकम दो चीजों से मिलकर बनती है, डोमेस्टिक इनकम और एनएफआईए। और मैंने आपको बताया कि फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है। समझे मेरी बात को? अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। भाई डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, पहले इस चीज को समझो। देखो जो भी पैसे आपने अपनी बाउंड्री में कमाए ना, अपनी टेरिटरी में कमाए, अपनी टेरिटरी में, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। लाइक ये इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, उसमें जो उसने पैसे कमाए हैं वो डोमेस्टिक इनकम होती है। इसमें याद रखना, अगर कोई अम्बेसी है यहाँ पे, क्या है बच्चों, कोई अम्बेसी है किसी और कंट्री की,
अमेरिका की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है, तो वो हमारी बाउंड्री में होने के बावजूद भी हमारी नेशनल डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होती, याद रखना। कोई भी अगर एम्बेसी है, कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है बच्चों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सब हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होती। बस इतना याद कर लेना, वो नेशनल इनकम में काउंट कर देना, डोमेस्टिक में मत काउंट करना। तो WHO का ऑफिस हो गया, WTO का ऑफिस हो गया, एम्बेसीज हो गई, वो सब हम डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। कह रहे रेमिटेंसेस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन टू देयर फैमिलीज इन इंडिया। हमें बाहर से पैसे मिले, लाइक ये ऐसे समझो, देखो एक बंदा है जो इंडिया में रहता है, इसका भाई बंधु है जो यूएस में रहता है, वो इसको यहाँ से पैसे दे रहा है, रेमिटेंस दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? रेमिटेंसेस दे रहा है। तो पूछा ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा? भाई ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा ही नहीं, डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये रेमिटेंस दे रहा है, ट्रांसफर इनकम है ये। ट्रांसफर इनकम्स कभी भी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होती। तो ये वाला क्या हो गया बच्चों? नॉट इंक्लूडेड हो गया। ये क्या हो गया? ये नॉट इंक्लूडेड हो गया। रेंट पेड बाय द एम्बेसी ऑफ फ्रांस इन इंडिया टू ए रेसिडेंट इंडियन, मतलब इंडिया में ना, ऐसे समझो, इंडिया में एक फ्रांस की एम्बेसी है, वहां से रेंट मिल रहा है। तो बच्चों मैंने भी आपको बताया एम्बेसीज तो इंक्लूड ही नहीं होती नेशनल इनकम में, तो ये भी नॉट इंक्लूडेड है। तीसरा है प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन बैंक की जो एक ब्रांच है, फॉरेन बैंक की जो ब्रांच है, उसने पैसा कमाया, तो ये तो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। मैंने आपको बताया सिर्फ एम्बेसीज काउंट नहीं होती, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WTO, वो सब काउंट नहीं होते, बाकी चीजें तो काउंट होगी ना, तो ये वाला इंक्लूडेड होगा। ठीक है। चौथा है पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ बाय एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। एक इंडिया में एम्बेसी है, एम्बेसी सुनते ही भाई नॉट इंक्लूडेड होगा, ऐसे लिख देना। इंडिया में बाहर की अगर एम्बेसी है तो डोमेस्टिक इनकम में नहीं होता वो काउंट। फिफ्थ है इंटरेस्ट रिसीव बाय एन इंडियन रेसिडेंट फ्रॉम फर्म्स अब्रॉड। अब्रॉड में हमारी फर्म है, वहां से हमने इंटरेस्ट कमाया है, तो वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा, नेशनल इनकम में जरूर काउंट हो जाएगा। स्कॉलरशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्कॉलरशिप गिवन है, तो देखो स्कॉलरशिप दी है, वैसी ट्रांसफर इनकम हो गई, तो ये भी बच्चों क्या है? नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम है। समझे मेरी बात को? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों, जो फोर्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल इनकम से, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है कैलकुलेट जीवी एट एफसी, ग्रॉस वैल्यू एडिट ऑफ फैक्टर कॉस्ट, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, वैल्यू एडिट मेथड से क्या निकलता है मैं आपको बताऊं। वैल्यू एडिट मेथड से हमारा निकलता है जीवी एट एमपी। क्या निकलता है बच्चों? ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालते हैं इसको हम? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरी बात को? सर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है बच्चों? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देना, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देना, आपका चेंज इन स्टॉक भी आ जाएगा। समझे मेरी बात को? कैसे निकालते हैं चेंज इन स्टॉक? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकला? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जीवी एट एमपी आ जाएगा। सर क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्टली। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो। सेल्स कितनी दे रहा है? कह रहा है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड है, 1000 यूनिट्स बेची है, 30 रुपए की एक यूनिट बेची है। भाई अगर 1000 यूनिट बेची है, 30 रुपए की एक यूनिट बेची है, तो भैया 30,000 की सेल कर दी इनने, 30,000 की सेल कर दी ना। 30 रुपए पर यूनिट बेचा है, 1000 यूनिट बेचे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 यूनिट, 30,000 रुपए की सेल्स करी है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करना है, 3000 में से 2000 को माइनस करेंगे सर 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस क्या करना है बच्चों? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिख रही है इंटरमीडिएट कंजम्पशन? सर ये 12,000 की इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कितने की बच्चों? 12,000 की है। कर दो, 31,000 हो गया ये। 31,000 में से 12,000 माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 19,000 हो जाएगा ये। कितना हो जाएगा ये? 19,000। तो जीवी एट एमपी आ गया 19,000। बट हमें निकालना है जीवी एट एफसी, हमें निकालना है बच्चों जीवी एट एफसी। कैसे निकालते हैं? जीवी एमपी में से आप माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या माइनस कर दो बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दो सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दो सब्सिडी। बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई। जैसे ये दोनों आपको यहाँ पे दे रखे हैं, देखो ये दोनों दे रखे हैं आपको, ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है, दोनों को प्लस कर दो, 2,500 प्लस 3,500, इसमें से माइनस कर दो सब्सिडी। क्वेश्चन में सब्सिडी नहीं है तो जीरो ले लो। ठीक है बच्चों, ये आ गया 6,000। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया बच्चों 6,000। अब यहाँ माइनस कर दो, जीवीएमपी में से माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका आंसर आ गया बच्चों 13,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 13,000 इसका आंसर है। समझे मेरी बात को?
फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिवन नॉमिनल इनकम इज ₹375 करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स इज 125, कैलकुलेट रियल इनकम। देखो बच्चों, बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है रियल इनकम का? रियल इनकम निकालने के लिए हमें नॉमिनल इनकम को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करना होता है और इनटू करना होता है 100 से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता ही आता है यूजुअली एग्जाम में। बच्चों नॉमिनल इनकम कितनी दे रहा है बताओ? नॉमिनल इनकम दे रहा है 375 करोड़, प्राइस इंडेक्स दे रहा है 125 इंटू 100। आप इसको इससे रिड्यूस करोगे 3 पे, 3 इंटू 100, 300 करोड़ आ गए। कितना आ गया बच्चों? ये 300 करोड़ आ गया। इसके जैसा मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन देता हूं जो आपको घर से करना है, कमेंट करना है मुझे इसका आंसर आप लोग को। आप इसको सॉल्व करके मुझे नीचे कमेंट करके आंसर बताओ इसका। इफ द रियल जीडीपी इज 200 एंड द नॉमिनल जीडीपी इज 210, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले के थ्रू आपको यूज करना है और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है बच्चों, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताओ, मैं बताऊंगा किस किस बच्चे का ये आंसर सही है। देखो बच्चों, जो सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कैलकुलेट एनएनपीएफसी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है फैक्टर कॉस्ट से। क्या निकालना है बच्चों? एनएनपी एट एफसी निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। किस मेथड से निकालना है बच्चों? एक्सपेंडिचर मेथड से। मैं आपको कराता हूँ एक्सपेंडिचर मेथड से इसको कैसे निकालते हैं। देखो मेरी बात को समझो ध्यान से। सबसे पहले बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है जीडीपी एट एमपी। क्या निकलता है बच्चों? जीडीपी एट एमपी। कैसे निकलता है ये? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन चार चीजों को सम कर दो, आपको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। क्या क्या प्लस करना है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट ना दे रखा हो क्वेश्चन में तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके भी निकाल सकते हो। समझे मेरी बात को? अब क्वेश्चन में देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है बच्चों? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 900। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखो दिया हुआ है क्या सर? दिया हुआ है, ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 100 का, तो यहाँ लिख दो 100। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में सर, पहले नंबर पे दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250 का। कितने का दिया हुआ है? 250 का। नेट एक्सपोर्ट देखो सर दिया हुआ है सेकंड नंबर पे दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट 50 का। समझे मेरी बात को? इन सबको प्लस कर लो। अब कितना हो जाएगा सर? 1300 हो गया ये, 1300। ये आ गया जीडीपी एमपी। लेकिन हमें निकालना है बच्चों एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एमपी हमें गिवन है, एनएनपी एफसी हमें निकालना है। कैसे निकालते? देखो एन का मतलब होता है नेट, यहाँ पे जी का मतलब होता है ग्रॉस। तो जब भी आपको नेट निकालना है ग्रॉस से तो आप माइनस कर दो डेप्रीसिएशन। क्या माइनस कर दो बच्चों? डेप्रीसिएशन। दूसरे वाले एन का मतलब होता है नेशनल और यहाँ मतलब है डोमेस्टिक। आपको नेशनल निकालना है डोमेस्टिक से, तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है मार्केट प्राइस से, तो एनआईटी माइनस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्या माइनस कर दो बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो जीडीपी एमपी है 1300। डेप्रीसिएशन देखो क्वेश्चन में दी हुई है। अगर डेप्रीसिएशन डायरेक्टली नहीं दी तो उसका दूसरा नाम होता है बच्चों कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही डेप्रीसिएशन बोलते हैं। 80 की दी हुई है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है, ये लास्ट में दिया हुआ है आपको -20 का, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो -20। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो दिया हुआ है आपको। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता तो बच्चों कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दो। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में आपको दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है, ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा 100 का इनडायरेक्ट टैक्स। कितने का बच्चों? 100 का इनडायरेक्ट टैक्स है और सब्सिडी है 10 रुपी, 10 की, तो 10 की हो गई, यहाँ पे 10 हो गया। कितना आ गया बच्चों? ये 1300 आ गया ये, माइनस ये दोनों करेंगे तो 100 हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 90। तो बच्चों ये आ जाएगा 1110 करोड़। यूजुअली डेटा करोड़ में होता है तो करोड़ में आपका आंसर आ गया 1110 करोड़ की आ गई आपकी एनएनपी एट एफसी। समझे मेरी बात को? मैंने क्या समझाया आप लोगों को? मैंने आप लोगों को समझाया कि एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी आता है। कैसे निकालते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस किया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इन चारों चीजों को प्लस करके हमारा 1300 आया। फिर हमने इसको चेंज करने के लिए एनएनपी एफसी निकालने के लिए ये वाला मेथड लगा दिया बेसिकली। समझे मेरी बात को? आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एट्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है, देखो बच्चों जो एट्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कह रहा है डोमेस्टिक इनकम निकालो और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालो। ठीक है, समझे मेरी बात को? यहाँ पे जो आपको कंपोनेंट्स दिए हैं वो दिया है, एनएफआई दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, रेंट रॉयल्टी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, कॉर्पोरेट टैक्स, इंटरेस्ट एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डिविडेंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ये सब चीजें दी हुई हैं आपको। इन सब चीजों को देख के हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर मेथड से
यहाँ पे हम बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड से पहले जीडीपीएमपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे हम लोग? सबसे पहले जीडीपीएमपी। सर जीडीपीएमपी कैसे निकालते हैं? आपने पीछे बताया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में प्लस कर दो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कर दो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और प्लस कर दो नेट एक्सपोर्ट। पीछे बताया मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कैसे निकालते हैं। अब यहाँ देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया हुआ है 400। सर गवर्नमेंट वाला कितना दिया? गवर्नमेंट वाला दिया है बच्चों गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 का। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको नहीं दिया, यहाँ पे आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। तो बच्चों जब भी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह, तो आपको इसमें ऐड करना होगा डेप्रीसिएशन को। किसको ऐड करना होगा बच्चों? डेप्रीसिएशन को। और डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या नाम होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। 10 दी हुई है। और देखो नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है सर, दिया हुआ है 10 का दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट। समझे मेरी बात को? ये हो गया 500 और ये हो गया 60। तो बच्चों ये आ गया 560। जीडीपीएमपी आ गया 560। आपको निकालना है यहाँ पे एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एफसी को ही बच्चों हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे एनएनपी एफसी निकालना है, हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। कैसे निकालेंगे? हमें नेट निकालना है ग्रॉस से, तो माइनस डेप्रीसिएशन। नेशनल निकालना है तो एनएफआईए प्लस करना होगा और एनआईटी माइनस करना होगा। अब देख लो ये 560 है आपके पास। डेप्रीसिएशन कितनी है? डेप्रीसिएशन यानी कि 10 है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया बच्चों पहले नंबर पे ही दिया हुआ है -20 का। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको दिया हुआ है 50 का। तो ये हो गया बच्चों 50। तो ये हो गया 550 -70 यानी ये हो गया बच्चों 480। कितना हो गया ये? 480। पहला पार्ट आपका सोल्व हो गया। आपकी डोमेस्टिक इनकम आ गई है 480 की। कितनी आ गई बच्चों? 480 करोड़। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी निकालो। तो बच्चों दूसरे पार्ट के लिए देखो एक चीज समझो, एनएनपीएफसी जब हम इनकम मेथड से निकालते हैं ना, किससे निकालते हैं? इनकम मेथड से। तो फॉर्मूला होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों चीजों को प्लस करके आता है एनएनपीएफसी बाय इनकम मेथड। जब भी हम किससे करते हैं बच्चों? इसको इनकम मेथड से सॉल्व करते हैं। अब वैल्यूज यहाँ पुट करो, आपका ये आ जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपको एनएनपीएफसी दिया 480 करोड़। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है बच्चों आरआईपी। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है आरआईपी, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तीनों को प्लस कर लो, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखो रेंट कितना दिया हुआ है बच्चों? रेंट देखो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको। रेंट दिया हुआ है बच्चों ये रहा 20 का दिया हुआ है रेंट, तो 20 रेंट। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको? इंटरेस्ट दिया हुआ है 10 का, तो 10 लिख दो। प्रॉफिट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में आपको? प्रॉफिट ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, उसके पार्ट्स दिए हुए हैं। प्रॉफिट के पार्ट्स क्या होता है? डिविडेंड हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया और कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ये सब प्रॉफिट के ही पार्ट्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं सर? प्रॉफिट्स के ही पार्ट होते हैं। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से आपको समझाता हूँ वरना दिखेगा नहीं यहाँ पे। तो बच्चों क्या क्या हो गया? एक हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, एक हो गया डिविडेंड, एक हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों जो होते हैं ना, ये पहला वाला ये और ये डिविडेंड हो गया और ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सब प्रॉफिट के ही पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट्स होते हैं बच्चों? ये सब प्रॉफिट्स के ही पार्ट्स होते हैं। तो अब हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन। इन तीनों को प्लस करो, 10 और 22 32 37 हो गया। ये कितना हो गया ये बच्चों? 37। तो ये हो गया 67 यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 67 का। और मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली आपको दी होती क्वेश्चन में 23 की गिवन है, तो 23 की हो गई बच्चों मिक्स्ड इनकम। ये हो गया 480 इज इक्वल्स टू कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ये कितना हो गया? 90 हो गया। प्लस का 90 यहाँ के माइनस होगा, तो 480 माइनस 90 आपका आ जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि आ गया बच्चों 390 आ गया। कितना आ गया ये? 390 आ गया आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। तो मैंने आपको बेसिकली 8 क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। बाकी चैप्टर से ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।